नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर, उन फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस क्लास से अंत तक और पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर कमेंट्स आप करते रहें, ताकि आपके इन लाइक शेयर कमेंट से हमें प्रेरणा मिले, हिम्मत मिले और हम आगे क्लासें बनाते रहें। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विद मैप, यहाँ पर फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले हम इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोकेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और उस लोकेशन को मैं एक छोटे से मैप की आकृति से प्रदर्शित करना चाहूँगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये एक आकार आपके सामने मैं बना रहा हूँ और ये जो है ये भारत को इंडिकेट करता है। भारत की आकृति है, ये भारत की साउथ वाली आकृति है, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। इस आकृति को देख करके आप अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे कि ये भारत है, अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद देखिएगा, यहाँ ये एक आकृति में कंट्री स्थित है और उस कंट्री को बोलते हैं श्रीलंका। इस श्रीलंका के पास यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यहाँ एक आइलैंड फैला हुआ है और उस आइलैंड को यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये वाली जो आकृति है, इसी आकृति को हमने यहाँ पर थोड़ा जूम करके बना दिया है, ताकि प्रत्येक जो द्वीप है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके और उन द्वीप से जुड़ी हुई विशेषताएं जो है आपको समझ में आए। तो ये लोकेशन की बात हमने की दोस्तों। अब इसके कुछ फैक्ट को लेकर के चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, इसके गठन को लेकर के बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसका गठन कब किया गया? तो गठन को लेकर के यदि हम बात करें दोस्तों, तो गठन जो है इसका 1 नवंबर 1956 में किया गया। गठन जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इसके जिलों की बात कर लेते हैं, जिलों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 3 जिले हैं। कुल 3 जिले जो हैं, इन 3 जिलों से मिलकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा, इसके क्षेत्रफल को लेकर के बात कर लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है। क्षेत्रफल को लेकर के बात करें तो देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, उससे पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था। लेकिन जब लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का निर्माण किया गया, उसको गठित किया गया, तब उसके बाद से यहाँ लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। इस हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आज वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? दूसरा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। और ये केंद्र शासित प्रदेशों में ये कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय स्थान रखता है। यूटी के अंतर्गत ये सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड पोजीशन रखता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, इसकी जनसंख्या की बात हम करें। जनसंख्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, उस जनसंख्या को लेकर के यदि हम बात करें तो इसकी जनसंख्या 3,80,581 है। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। तो आप ध्यान रखिएगा, 2011 में इसकी जनसंख्या की बात करें तो 3,80,581 थी। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम शहरी जनसंख्या की। शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या दोस्तों इसकी 37.7% है, अर्थात 37.7% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। बाद में हम बात करें यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या को लेकर के, ग्रामीण जनसंख्या
तो ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 62.3%, इतने प्रतिशत लोग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वो गांव में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या हो गई। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक और फैक्ट की बात करें, भाषा। तो भाषा देखिएगा यहां पर विशेष रूप से अंग्रेजी बोली जाती है और इसी के साथ साथ हिंदी का भी उपयोग होता है, हिंदी भी यहाँ पर बोली जाती है। तो इस तरह से ये कुछ 2-4-5 फैक्ट थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर के, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण को लेकर के, और मैप के माध्यम से कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहले तो इसके वर्गीकरण की बात हम कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो उसका वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से इसके विभाजन को हम समझें। यहाँ देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, 2 भागों में यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक भाग तो है अंडमान आइलैंड, और दूसरा जो भाग आता है दोस्तों उसको बोलते हैं निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में यहाँ पर बांटा जाता है, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं ये डॉट डॉट करके जो लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन को यहाँ पर 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात यहाँ पर ये जो 2 पार्ट किए गए हैं, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड, ये 10 डिग्री के द्वारा यहाँ पर विभाजित किए जाते हैं। अर्थात यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 जो टुकड़े हैं अंडमान आइलैंड का हिस्सा माने जाते हैं, और 1, 2 और 3, ये 3 टुकड़े जो हैं बड़े, इन 3 टुकड़ों को निकोबार आइलैंड का हिस्सा माना जाता है। इन दोनों को पृथक करने वाला जो चैनल है, वो चैनल दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। अंडमान जो द्वीप है, इस अंडमान द्वीप के 4 भाग हैं। एक नॉर्थ अंडमान के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो भाग है उसको यहां पर बोला जाता है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो इसका हिस्सा माना जाता है, इसको साउथ अंडमान के नाम से संबोधित किया जाता है। और चौथा जो भाग है इसका दोस्तों, उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। इस तरह से ये 4 टुकड़ों में विभाजित है अंडमान द्वीप। इसके बाद दोस्तों ये निकोबार जो आइलैंड है, इस निकोबार आइलैंड को भी यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है, उस पहले भाग को बोला जाता है कार निकोबार। कार निकोबार के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लोग नॉर्थ निकोबार के नाम से भी, नॉर्थ निकोबार के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। नॉर्थ निकोबार के नाम से भी संबोधित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा टुकड़ा है, इस टुकड़े को बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों मध्य निकोबार। मिडिल निकोबार के नाम से संबोधित करते हैं। और उसके बाद लास्ट जो इसका पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के नाम से संबोधित करते हैं, या इसको यहाँ पर साउथ निकोबार भी कह देते हैं। इस तरह से ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। अंडमान के 4 पार्ट हैं, निकोबार के 3 पार्ट हैं। अब प्रत्येक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, एक बार मैं लोकेशन में आपको बता देता हूँ।
यहाँ देख रहे हैं आप नॉर्थ अंडमान है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका बिल्कुल ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये वाला पहला टुकड़ा, इसको बोलते हैं अंडमान, नॉर्थ अंडमान। क्या कहते हैं? नॉर्थ अंडमान। उसके बाद ये जो सेकंड टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इस सेकंड टुकड़े को बोलते हैं मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान के नाम से। और फिर तीसरा जो ये टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं साउथ अंडमान के नाम से संबोधित करते हैं। और लिटिल अंडमान जो है वो दोस्तों ये वाला हिस्सा है, इसको लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये 1, 2 और 3, ये 3 बड़े टुकड़े जो हैं, इनको क्रमशः निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। देखिएगा ये पहला जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कार निकोबार या नॉर्थ निकोबार। बीच का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं मिडिल निकोबार या स्मॉल निकोबार के नाम से संबोधित कर देते हैं। और ये जो अंतिम टुकड़ा दिखाई दे रहा है लास्ट में, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार या फिर साउथ निकोबार के नाम से। तो दोस्तों इस तरह से इसका विभाजन किया गया है। इसके नामकरण को लेकर के, नाम को लेकर के आपने यहाँ पर इस क्लास में अभी पढ़ा। आगे हम चलते हैं और कुछ और फैक्ट को लेकर के चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां इस मैप के माध्यम से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री चैनल जो है इसको 2 पार्ट में बांटता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। अब हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे उत्तर की तरफ से चलते हुए और फिर दक्षिण की तरफ चलेंगे, एक एक द्वीप के बारे में बात करते हुए, एक एक फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लास्ट तक इस क्लास से जुड़े रहें, लास्ट तक इस क्लास को देखें। ये मेरा वादा है कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से लेकर के सवाल जरूर आते हैं। चलिएगा देखते हैं दोस्तों, आगे हम चलते हैं। ये देखिएगा अब एक और टुकड़ा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो है इस टुकड़े को यहां पर बोलते हैं दोस्तों कोको आइलैंड। क्या कहते हैं दोस्तों? कोको आइलैंड के नाम से जाना जाता है, कोको द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। कोको द्वीप समूह है ये। पहले देखिएगा दोस्तों, कोको द्वीप जो था वो भारत के अधीन आता था, मतलब भारत का ही इसके ऊपर अधिकार था। लेकिन म्यांमार बर्मा जो है, म्यांमार के साथ भारत का विवाद रहता था इस जगह को लेकर के, इस द्वीप को लेकर के। म्यांमार कहता था कि ये हमारा आइलैंड है, इंडिया के पास अधिकृत क्षेत्र में था ये, लेकिन म्यांमार इस बात को स्वीकारता नहीं था। इंडिया ने सरदर्दी कम करने के लिए क्या किया, ये म्यांमार को दे दिया, म्यांमार को ये आइलैंड दे दिया। तो अब कोको जो आइलैंड है वो किसका हिस्सा है? म्यांमार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? म्यांमार देश का हिस्सा है कोको आइलैंड, म्यांमार। अब आप देख पा रहे हैं इसमें छोटे छोटे मैंने काफी सारे द्वीप बना रखे हैं। इसमें आप एक तो ये मुख्य द्वीप है और छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर फैले हुए हैं, कोको आइलैंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक ये वाला और एक ये वाला, 2 टुकड़े हैं यहाँ पर। इन दोनों को क्रम से देखिएगा। इस वाले भाग को तो क्या कहते हैं? ग्रेट कोको के नाम से जाना जाता है। और ये जो छोटा टुकड़ा है एक और नीचे, इसको बोला जाता है लिटिल कोको। इस नाम से इसको संबोधित किया जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो फैक्ट क्या है देखिएगा। ग्रेट कोको और लिटिल कोको जो है, इनके बीच से यहां से एक ये डॉट डॉट करके मैंने जो लाइन बनाई है, इसको बोलते हैं पासेज चैनल। जैसे ये 10 डिग्री चैनल है, वैसे यहां पर भी ये 10 डिग्री के जैसे ही एक चैनल है, और इस चैनल को बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? अलेक्जेंड्रिया के नाम से इसको जाना जाता है, अलेक्जेंड्रिया चैनल। अलेक्जेंड्रिया चैनल के नाम से इसको संबोधित करते हैं। जो अलेक्जेंड्रिया चैनल है वो ग्रेट कोको और स्मॉल कोको या यूं कहें लिटिल कोको को पृथक करने का कार्य करता है। ये जो द्वीप है, इन द्वीपों के बीच में जो इस तरह से चैनल जो बने हुए हैं, इनको पासेज के नाम से संबोधित करते हैं। 2 स्थल भागों को ये जलीय भाग जो होता है ये पृथक करता है। तो इनको इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, जलीय क्षेत्र, इन जलीय क्षेत्रों को जल संधि, जल डमरूमद, पासेज या चैनल के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, देखिएगा यहां अब आप देख पा रहे हैं ये एक टुकड़ा है। इस टुकड़े को यहां पर बोला जाता है
लैंडफॉल द्वीप, क्या कहते हैं दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है, लैंडफॉल द्वीप। अब ये जो लैंडफॉल द्वीप है ये किसका हिस्सा है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, या यूं कहें किसका हिस्सा है, उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। तो अब ये लैंडफॉल द्वीप इंडिया के पार्ट के अंतर्गत आ गया, इंडिया की भूभाग के अंतर्गत आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर एक और चैनल बना हुआ है, ये कोको चैनल है, सॉरी कोको द्वीप है ये, और ये अंडमान द्वीप है। इन दोनों के बीच में यहाँ इस तरह से ये एक पासेज बना हुआ है, वही चैनल पासेज, जल संधि या जल डमरू मध्य बना हुआ है। इसको यहां पर बोला जाता है कोको चैनल। क्या कहते हैं दोस्तों, कोको चैनल के नाम से जानते हैं। इस कोको द्वीप के आधार पर ही इसको कोको चैनल बना दिया, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोको द्वीप से पृथक करता है, या ये कह सकते हैं कोको चैनल कोको द्वीप व लैंडफॉल को पृथक करता है, लैंडफॉल आइलैंड जो है इसको पृथक करने का काम करता है। या यूं कहें कोको द्वीप और अंडमान द्वीप को पृथक करने का कार्य कौन कर रहा है, कोको चैनल कर रहा है। या यूं कहें कोको द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत को पृथक करने का कार्य कौन सा चैनल कर रहा है, कोको चैनल कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे अभी हम और चलते हैं, कुछ और फैक्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एक आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को यहाँ पर बोलते हैं इंटरव्यू द्वीप। क्या कहते हैं, इंटरव्यू आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता है, इंटरव्यू द्वीप के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। ये जो है दोस्तों विशेषतः है, आप ध्यान रखिएगा, आपके जो एग्जाम है उन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू द्वीप जो है ये किस द्वीप के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है अंडमान द्वीप के, नॉर्थ अंडमान द्वीप के अंतर्गत आता है। ये नॉर्थ अंडमान द्वीप का हिस्सा है दोस्तों, देखिएगा इसके पास है, नॉर्थ अंडमान के पास। तो ये इंटरव्यू द्वीप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम चलते हैं, देखो दो और फैक्ट हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये शंकुनुमा आकृति आपको बनाई दिखाई दे रही है नॉर्थ अंडमान के अंतर्गत। ये शंकुनुमा आकृति जो है, इस शंकुनुमा आकृति को दोस्तों बोलते हैं सैडल पीक। क्या कहते हैं, सैडल पीक के नाम से जाना जाता है। सैडल पीक मत पढ़ लेना दोस्तों, यह है सैडल पीक। क्या है, सैडल पीक। इसका हिंदी में भी नामकरण है, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं गद्दीदार पर्वत चोटी, गद्दीदार पर्वत चोटी, ये इसका दूसरा नाम है। अगर सैडल पीक याद नहीं रहे तो गद्दीदार पर्वत चोटी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ये जो पर्वत चोटी है, इस पर्वत चोटी की ऊंचाई की बात यदि हम करें तो 732 मीटर यहाँ पर ये पर्वत चोटी ऊंची मानी जाती है। 732 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, और ये पर्वत चोटी सैडल पीक या गद्दीदार पर्वत चोटी इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। या यूं कहें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा भाग ये सैडल पीक पर्वत चोटी को माना जाता है। अब देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये एक आकृति आप देख रहे हैं डॉट डॉट करके, और एक बिंदु मैंने बीच में बना रखा है, इसको यहां पर बोला जाता है दोस्तों नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी पर्वत, नारकोंडम ज्वालामुखी पर्वत है ये ज्वालामुखी यहां से उद्गारित होता है। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि ये जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी प्रसुप्त या सुसुप्त प्रकार के ज्वालामुखियों का उदाहरण माना जाता है। भारत के अंतर्गत दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं ये, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो कहां पर है, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ अंडमान के अंतर्गत आता है। इसके सामने बना हुआ है, देखिए दोस्तों, नॉर्थ अंडमान के अंतर्गत ये आता है। तो नारकोंडम ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान का हिस्सा है, और साथ ही साथ ये सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा एक द्वीप के बारे में हमने बात किया, अंडमान द्वीप के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं मध्य अंडमान। क्या कहते हैं दोस्तों,
मध्य अंडमान के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है एग्जाम में, और वो जो प्रश्न बनता है वो इस ज्वालामुखी द्वीप से बनता है। इस द्वीप को यहां पर बोला जाता है बैरन ज्वालामुखी द्वीप। बैरन ज्वालामुखी द्वीप के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। और ये बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं दोस्तों, कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। देखिएगा, इस मध्य अंडमान के अंतर्गत यहां आपको ये एक टुकड़ा ये वाला देखिएगा, ये आपको आकार दिखाई दे रहा है, एक ही आकार आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों आकारों को लेकर के यदि हम चर्चा करें तो इन दोनों आकारों को क्रमशः देखिएगा, इस वाले ऊपर नॉर्थ वाले भाग इस द्वीप को तो बोलते हैं हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड। और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को नील द्वीप के नाम से जाना जाता है, नील आइलैंड के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। 2018 के अंतर्गत 2018 के अंतर्गत 30 दिसंबर 2018 के अंतर्गत इन दोनों ही द्वीपों का नाम बदल करके, साथ ही साथ इसके साथ ये एक और द्वीप है, इस द्वीप को यहां पर बोला जाता है, ये दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब इनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी इसके साथ पढ़ा जाना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों का नाम जो है एक साथ यहां पर बदला गया था। ये साउथ अंडमान का पार्ट है, साउथ अंडमान के अंतर्गत आता है, दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आता है, और इसको बोलते हैं दोस्तों रोस आइलैंड। क्या कहते हैं? रोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये रोस आइलैंड, ये नील आइलैंड, ये हैवलॉक आइलैंड ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के सजा के रूप में यहाँ पर जो सेलुलर जेल बनी हुई थी, उस समय इसका यूज जब किया जाता था तो अंग्रेजी अधिकारियों और सरकार के द्वारा वहां पर आवाजाही का कार्य हुआ था। तब उन्होंने इन द्वीपों का नाम क्रमशः हैवलॉक, नील और रोस आइलैंड रखा था। लेकिन बाद में 30 दिसंबर 2018 में 30 दिसंबर 2018 में यहां देखिएगा एक प्रमुख घटना घटित होती है, और वो प्रमुख घटना जो है वो क्या है वो देखिएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो द्वीप है, इस द्वीप के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में 1943 में नेताजी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। और जब इस पर ये 1943 में तिरंगा झंडा फहराया गया दोस्तों, तो उस दौरान इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जापान के द्वारा आज़ाद करके भारत की आज़ाद हिंद सेना को सौंपा गया था। और उसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 1943 ईस्वी में तिरंगा झंडा फहराया था। इसी उपलक्ष्य में 30 दिसंबर 2018 में 1943 में तिरंगा झंडा फहराया गया था यहाँ पर, इसकी आज़ादी को लेकर के जापानी सेना के द्वारा जब इसको सौंपा गया था आज़ाद हिंद फौज को, तो सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया वहाँ पर। अब इसी चीज़ को यादगार बनाने के लिए वर्तमान सरकार, मोदी सरकार जो है, उनके द्वारा 30 दिसंबर 2018 में तिरंगा ये झंडा फहराने की
वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ के रूप में, 75वीं वर्षगांठ के रूप में, झंडा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए इन तीनों द्वीप का नाम, हैवलॉक, नील और रोस आइलैंड का नाम जो है वो बदल करके क्रम से ये रख दिया है। अभी यहां पर मैं जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूं उन द्वीपों के नाम, नोट करके देखिएगा दोस्तों। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक आइलैंड, इस हैवलॉक आइलैंड का नाम तो दोस्तों कर दिया गया स्वराज, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप कर दिया गया। उसके बाद नील आइलैंड जो है, इस नील आइलैंड का नाम जो है वो कर दिया गया दोस्तों शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो रोस आइलैंड है, इस रोस आइलैंड को नाम दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्रम से इस प्रकार से इनका नामकरण यहां पर किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए वर्तमान सरकार, मोदी सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और फैक्ट को लेकर के यहां पर बात करेंगे अभी हम। इनके साथ मैं अब ये वाले नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, इन सभी द्वीपों के नाम आपको यहां से मेंशन करने हैं, यहां से देखने हैं, तो आप अंडरस्टूड हैं इस बात को लेकर के। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम ये साउथ अंडमान के बारे में, दक्षिणी अंडमान के बारे में। दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि एक द्वीप के बारे में हमने बात कर ली, रोस आइलैंड, जिसको नाम दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस झंडा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के यादगार के रूप में यहाँ पर इनका नामकरण किया गया। अब इसके साथ साथ देखिएगा साउथ अंडमान जो है, इस साउथ अंडमान के अंतर्गत ये एक आपको शंकुनुमा आकृति दिखाई दे रही है। इस शंकुनुमा आकृति को माउंट कोयन के नाम से जाना जाता है। और माउंट कोयन जो है वो 460 मीटर ऊंचा एक पर्वत है। और ये जो पर्वत है इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, ये इसकी विशेषता ये है कि यह पर्वत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। सबसे ऊंचे पर्वत की बात करेंगे तो सैडल पीक को माना जाता है, और तीसरे नंबर के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करेंगे तो माउंट कोयन जो है, जो दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत स्थित है, 460 मीटर ऊंचा है। ये इसका तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। सेकंड लार्जेस्ट जो है अभी बात करेंगे यहां आकर के ग्रेट निकोबार के पास। ठीक है दोस्तों, आगे अब चलते हैं। दक्षिणी जो अंडमान वाला जो भाग है, इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं दोस्तों रोस आइलैंड के पास स्थित ये वाला जो भाग है, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, ये देखिएगा, ये वाला जो आकार है आप देख पा रहे हैं, ये यहां इसके अंतर्गत, इस वाले आइलैंड के अंतर्गत एक ये मैं डॉट बनाया मैंने ब्लैक कलर का, ये जो है इसको बोला जाता है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पोर्ट ब्लेयर के नाम से संबोधित करते हैं। और पोर्ट ब्लेयर दोस्तों इसकी राजधानी है। क्या नाम है इसका? पोर्ट ब्लेयर। और आज वर्तमान समय में इसको श्री विजयापुरम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर, इसको श्री विजयापुरम के नाम से जाना जाता है। और इस पोर्ट ब्लेयर के ऊपर यहां भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है और भारत का 13वां सबसे बड़ा और प्रमुख बंदरगाह भी स्थित है। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, और इस पोर्ट ब्लेयर पर स्थित जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नामकरण वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सन 2002 में किया गया। सन ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2002 में किया गया। और यहां पर ये जो हवाई अड्डा स्थापित किया गया था, ये 1960 में किया गया था। इस हवाई अड्डे की स्थापना का कार्य कब किया गया था दोस्तों? 1960 में किया गया था। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे
जो हवाई अड्डा बनाया गया, उस हवाई अड्डे की शुरुआत जो है वो कब की गई? 1960 में की गई। अब 1960 में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, उसका नामकरण किया गया बाद में। नामकरण जो है वो किया गया वीर सावरकर के नाम पर। वीर सावरकर के नाम पर ये नामकरण जो है यहां पर किया गया दोस्तों। अब इसके बाद देखिएगा, यहां ये नामकरण किया गया, ये कब हुआ? ये किया गया दोस्तों 2002 में किया गया। 2002 में इसका नामकरण किया गया। अब आगे चलते हैं, देखिएगा पोर्ट ब्लेयर जो है, इस पोर्ट ब्लेयर के ऊपर यहां पर 1 जून 2010 में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की स्थापना की गई 1 जून 2010 में। 1 जून 2010 में इसकी स्थापना हुई, जो कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह था शब्द मैंने इसलिए यूज लिया है दोस्तों, क्योंकि आज वर्तमान समय में 2017 में इस बंदरगाह के द्वारा ज़्यादा कुछ व्यापारिक गतिविधियां नहीं होने के कारण, या ज़्यादा इसके पास वर्कलोड नहीं होने के कारण इस बंदरगाह को पुनः 2017 में एक सामान्य बंदरगाह के रूप में स्थापित कर दिया गया। मतलब ये कहें कि इससे प्रमुख बंदरगाहों का जो दर्जा था वो वापस ले लिया गया। प्रमुख बंदरगाह की मान्यता इससे रद्द कर दी गई 2017 में। अब आगे अभी चलते हैं हम दोस्तों, देखिएगा और कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट की भी बात करनी है हमें। आगे चलते हैं, पूरी क्लास देखिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स जो है वो आप करते रहिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम ऊर्जावान हो पाते हैं दोस्तों। तो लगे रहिएगा लाइक शेयर कमेंट में, और पूरी क्लास देखिएगा, ताकि आपके ये क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सके। अब इसके साथ साथ देखिएगा, देखिए दोस्तों एक और विशेष फैक्ट यहाँ पर, ये जो पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी, इस पोर्ट ब्लेयर को लेकर के एक और फैक्ट यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, और उस फैक्ट को यहाँ पर बोलते हैं सेलुलर जेल। अच्छे से आप लोगों ने नाम सुना होगा सेलुलर जेल का। सेलुलर जेल, ये सेलुलर जेल जो है दोस्तों, इस सेलुलर जेल का उपयोग जो है ब्रिटिश शासनकाल में काला पानी की सजा के लिए किया जाता था इसका उपयोग। सेलुलर जेल जो है वहाँ बनाई गई, स्थापित किया गया इसको, और काला पानी के रूप में यहाँ पर इसको जाना जाता है, काला पानी की सजा के रूप में इसको जाना जाता है। निर्माण कार्य शुरू हुआ दोस्तों। इसके निर्माण कार्य की यदि हम बात करें तो निर्माण कार्य 1896 में प्रारंभ हुआ। निर्माण कार्य प्रारंभ और निर्माण पूर्ण हुआ दोस्तों 1906 में। निर्माण कार्य पूर्ण हुआ दोस्तों 1906 में। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, ये जो सेलुलर जेल है, इस सेलुलर जेल को यहाँ पर बनाया गया काला पानी की सजा देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि काला पानी पिलाया जाता था, क्योंकि शुरुआत में जब हम छोटे छोटे थे तो हम जब इसके बारे में सुनते थे तो ये सोचते थे कि यहाँ का पानी काला होता है और वहाँ पर कैदियों को रख करके काला पानी पिलाया जाता है, तो उस तरह की सज़ा को काला पानी की सज़ा कहते थे। लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए, पढ़े, तब हमें पता लगा कि यहाँ काला पानी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत यातनाएं दी जाती थी, और उन यातनाओं में उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत ही निर्ममता के साथ व्यवहार किया जाता था। उनको मारा जाता था, उनके चाबुक लगाए जाते थे, उनको कई कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। चूहों के पास सड़े हुए स्थान पर जहाँ स्मेल आ रही है, गंध मची हुई है, उस तरह के स्थानों में, उस तरह की छोटी छोटी कोठरियों में उनको रखा जाता था। चारों तरफ से कोई किसी को देखने के लिए जगह नहीं होती थी।
आपस में जो कैदी वहां पर रहते थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, सॉरी मैं कैदी नहीं कहूंगा, स्वतंत्रता सेनानी कहूंगा, जो स्वतंत्रता सेनानी वहां पर रखे गए थे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, उन स्वतंत्रता सेनानियों को आपस में भी एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने नहीं दिया जाता था। तो यहां पर यह सेलुलर जेल जो है बनाई गई और इस सेलुलर जेल में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया। उन स्वतंत्रता सेनानियों के अंतर्गत कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की यदि हम बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर, श्री विनायक दामोदर सावरकर जी, यानी कि इनको हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। इनको यहां पर रखा गया, इनको यहां इस जेल में रखा गया और इस जेल में जहां पर ये रहे, कौन सी जेल में? सेलुलर जेल में। इस जेल के अंतर्गत 693 कोठरियां बनी हुई थी, 693 कोठरियां बनी हुई थी। इनमें स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक और स्वतंत्रता सेनानी जो अपने नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, इनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को भी यहां पर श्री विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जी के साथ यहां पर रखा गया। उनके साथ ही यहां पर देखिएगा योगेंद्र शुक्ला जी, इनको यहां पर रखा गया। इसी के साथ साथ एक और स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में यहां पर चर्चाएं होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इनको यातनाएं यहां पर दी गई और इनका नाम है भाई परमानंद जी। ये चारों स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इन स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल के अंतर्गत रखा गया। आज वर्तमान समय में देखिएगा दोस्तों, इस जेल के बारे में एक और किंवदंती है, एक और मतलब वाकया जुड़ा हुआ है इसके साथ। ऐसा कहते हैं कि जो सेलुलर जेल है, उस सेलुलर जेल से आज तक कोई कैदी वहां से भाग करके नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि इसकी सुरक्षा जो घेरा था वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ बनाया गया था। दूसरी बात, उस जेल के चारों तरफ जल ही जल फैला हुआ था, हिंद महासागर जल का पानी फैला हुआ था। इस वजह से उस पानी का अथाह क्षेत्र को पार करके जाने की हिम्मत भी नहीं हो पाई। जो गया, प्रयास किया, वो या तो डूबे हैं या वापस से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पकड़ करके और इसी जेल में वापस से ला करके रखा गया उनको। तो इसलिए कहा जाता है कि इस सेलुलर जेल को आज तक कोई जो यहाँ रहे हैं उन लोगों के द्वारा नहीं तोड़ा गया। आज वर्तमान समय में सेलुलर जेल जो है, इस सेलुलर जेल को एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में यहाँ पर बनाया गया है, एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको बना दिया गया है। प्रत्येक दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद को ताज़ा किया जाता है और शाम के समय यहाँ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें उस समय उन स्वतंत्रता सेनानियों पर किस प्रकार की गाज गिरी थी, किस प्रकार से उनको यातनाएं दी गई थी और किस प्रकार से उन्होंने अदम्य साहस और वीरता के साथ उन अंग्रेजों की यातनाओं को सहा और देश को आज़ादी के रथ के ऊपर बिठा करके आज़ादी की तरफ अग्रसर करने में अपना योगदान दिया दोस्तों। तो ये सारी बातें जो हैं, पूरा इतिहास जो है उस समय का सेलुलर जेल के अंतर्गत लाइट एंड साउंड शो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान समय में यहाँ पर एक अस्पताल भी बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना का कार्य भी किया गया है। दोस्तों आगे अभी हम चलते हैं और कुछ फैक्ट की बात करते हैं। कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं और अभी मैप भी बचा हुआ है, उस मैप के बचे हुए पॉइंट्स को भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिएगा, बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये डॉट डॉट करके मैंने जो लाइन बनाई है, इस लाइन को दोस्तों कहा जाता है डंकन पासेज, या दोस्तों हम कह देंगे इसको चैनल। बात एक ही है, डंकन पासेज बोल दो या डंकन चैनल बोल दो। ये डंकन पासेज जो है ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से पृथक करने का कार्य करता है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से पृथक करता है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था अलेक्जेंड्रिया पासेज, अलेक्जेंड्रिया चैनल के नाम से यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जो कि ग्रेट कोको और लिटिल कोको को पृथक करता है। इसी के साथ साथ मैंने एक ये बताया था आपको कोको चैनल, जो कोको चैनल है ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोको द्वीप से पृथक करने का कार्य करता है। दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर निकोबार आइलैंड के बारे में। निकोबार आइलैंड के अंतर्गत कार निकोबार, जिसको नॉर्थ निकोबार कहते हैं, ये मध्य निकोबार है, जिसको लिटिल निकोबार के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में जो है इसको यहाँ पर बोला जाता है ग्रेट निकोबार या दक्षिणी निकोबार। इस तरह से 3 पार्ट है। इसका नाम तो क्या है दोस्तों, इसको तो बोलते हैं कार निकोबार, कार निकोबार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसको बोला जाता है दोस्तों मध्य निकोबार। क्या कहते हैं, मध्य निकोबार के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहां से बनते हैं दोस्तों ग्रेट निकोबार से। ग्रेट निकोबार में आप देख पा रहे हैं, एक तो ये शंकुनुमा आकृति बनी हुई है, और एक ये मैं डॉट बना रहा हूं। ये डॉट जो है, ये बिंदु जो है, ये एक महत्वपूर्ण है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ये शंकुनुमा आकृति जो है, इसको बोलते हैं दोस्तों माउंट थूलियर। माउंट थूलियर के नाम से संबोधित किया जाता है। और माउंट थूलियर जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो 642 मीटर है। 642 मीटर ऊंचा पर्वत है ये माउंट थूलियर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सेकंड ऊंचा हाईएस्ट पीक माना जाता है, सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है सेकंड नंबर का माउंट थूलियर 642 मीटर। तो सबसे ऊंचा कौन सा है, सैडल पीक 732 मीटर ऊंचा है ये। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, माउंट थूलियर 642, जो कि ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। और तीसरे नंबर पर ऊंचा पर्वत जो आता है वो कौन सा आता है, माउंट कोयन आता है, जो कि दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आता है। दोस्तों आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल फैक्ट को लेकर के चर्चा करते हैं। ये फैक्ट जो है, इस फैक्ट को देखिएगा, मैं दोस्तों यहां लेके आ रहा हूं, और यहां आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। 2-4 फैक्ट हैं इसको लेकर के। इस फैक्ट को यहां पर बोलते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है। ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये अक्षांशीय दृष्टि के हिसाब से हम देखें तो 6 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये इसकी लैटिट्यूडिनल या अक्षांशीय स्थिति मानी जाती है इंदिरा पॉइंट की। इसके बाद देखिएगा, ये जो इंदिरा पॉइंट है, इस इंदिरा पॉइंट के निक नेम की यदि हम बात करें, निक नेम की यदि हम बात करें तो निक नेम जो है इसके, इसको एक तो देखिएगा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, एक इसको लार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, एक इसको ला हेचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ला हेचिंग पॉइंट, एक इसको पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इन सब के साथ ला हेचिंग पॉइंट, लार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इस तरह से इंदिरा पॉइंट के ही ये क्या है, अन्य नाम है, उपनाम है, निक नेम है। अब देखिएगा, ये जो इंदिरा पॉइंट है, इस इंदिरा पॉइंट का नाम जो है वो 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर दौरा किया गया था। यहाँ ग्रेट निकोबार पर वो गई थी, पहुंची थी वहाँ पर, और इसी वजह से 1985 में इस जगह का नाम जो है बदल करके, या यूँ कहें उनकी इंदिरा गांधी जी की याद में क्या रख दिया गया, इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। लास्ट एंड फाइनल फैक्ट इंदिरा पॉइंट के बारे में, आपने देखा था, आपने उस चीज़ को महसूस किया था, उस परेशानी को समझा था। 2004 में यहाँ पर इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से पर सुनामी आई थी 2004 में, 26 दिसंबर 2004
2004 में। और 26 दिसंबर 2004 में यहाँ पर जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के दौरान 2004 में 26 दिसंबर 2004 में यहाँ पर क्या आई थी दोस्तों, सुनामी आई थी। सुमात्रा द्वीप पर जो भूकंप आया था, उस भूकंप के प्रभाव से 2004 में इस इंदिरा पॉइंट नामक स्थान पर सुनामी का प्रकोप रहा और इस प्रकोप में काफ़ी नुकसान यहाँ पर हमें झेलना पड़ा। और उस सुनामी की वजह से जो इंदिरा पॉइंट वाला हिस्सा है, जो पहले उभरा हुआ था, जो ऊपर दिखाई देता था, वो पूरा जलमग्न हो गया था। 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी की वजह से इंदिरा पॉइंट जो है वो जलमग्न हो गया था। आज वर्तमान समय में ये कुछ हिस्सा इसका थोड़ा बहुत दिखता है, बाकी पूरा भाग जो इसका पानी में डूबा हुआ है। इस तरह से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड जो फैक्ट थे दोस्तों, वो पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह से मैप में मेरा समझाना अच्छा लगा होगा, और मैं भी उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।